बेचारी गरीब सीता सिलाई करके अपना घर चलाया करती थी, पर उसकी तीनों ही बहू को अपनी सुंदरता और गोरेपन का बहुत घमंड था। वह तीनों अपनी सुंदरता को हर समय निखारने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन माँ जी, मुझे गुलाब जल चाहिए। मैंने अपने फेस के लिए एक लेप बनाया, तो मुझे उसमें गुलाब जल डालना है। बहू, तुम तीनों का ना सिर्फ यही लगा रहता है कि तुम तीनों कैसे अपने गोरेपन को और निखार सकती हो। तुम तीनों को जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारी सास बुढ़ापे में अकेले घर का सारा काम करती है और ऊपर से सिलाई भी। ये नहीं कि अपनी सास की थोड़ी सी मदद ही कर दूं। माँ जी, हम तीनों आपकी मदद कर तो दें, पर आप सिलाई का काम करती हो और आप जानते हो हम तीनों को सिलाई का काम नहीं आता। इसी बात का तो गम है मुझे कि मुझे तुम जैसे बेटे मिले हो, और जैसे बेटे हैं वैसी ही बहू मिली है मुझे। बेटा काम करने को राजी नहीं है और मेरी बहुएं जिन्हें हर समय अपना रंग संवारना होता है। इतना बोलकर सीता एक बार फिर से सिलाई करने के लिए बैठ जाती है और उसकी तीनों बहू अपने फेस पर फेस पैक लगा लेती है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन सीता का सबसे बड़ा बेटा पवन पैसे मांगने के लिए सीता के पास आता है। माँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? दरअसल मैंने जो पैसे अपने बिजनेस में लगाए थे, मेरा वो बिजनेस डूब गया। अब मैं अपना नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ। अरे बेटा, मैं कोई अंबानी नहीं हूँ जो हर समय तुम्हें पैसे देती रहूं। अरे तेरी माँ सिलाई करके घर चला रही है, तुम सबका पेट पाल रही है, और तुम हो कि अपनी माँ से आए दिन पैसे मांगते रहते हो, उसका खून पीने में लगे रहते हो। माँ, मैं आपकी मदद ही तो करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। आप जानती हो ना कि मुझसे दूसरों की गुलामी नहीं की जाती। और अगर पैसे देने हैं तो दो, नहीं देने तो सीधा बोल दो, मैं यहाँ से फिर चला जाऊंगा। यहाँ आकर तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, समझ आया तुझे? और चला जा यहाँ से, और हो सके तो अपनी उस बीवी को भी ले जा। वैसे भी तुम तीनों की बीवियों ने मुझे परेशान कर रखा है। अपनी माँ की खड़ी खोटी सुनकर पवन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सीता की तीनों बहुएं अब भी हर समय मेकअप में लगी रहती हैं और एक दूसरे से और भी ज्यादा गोरा होने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू प्रीति, मैंने ये कपड़े सिल दिए हैं, तो ये कपड़े पास वाली आंटी के घर में दे आ। आज रात को उनके घर में शादी है, इसीलिए वो खुद नहीं आ पाएंगी। माँ जी, मैं आपका ये छोटा सा काम कर तो देती, पर आप खुद ही देखिए ना बाहर कितनी धूप है। अगर मैं बाहर धूप में गई तो काली हो जाऊंगी, फिर आप सभी लोग बोलेंगे कि तीन काली बहू की एक सास। बहू मेरी काली हो या गोरी, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी बहू ही रहेंगी। इसलिए काम चोरी करना बंद करो और ये कपड़े उठाकर जाकर दे आओ। माँ जी, आप ये काम शिल्पा और करिश्मा को भी तो बोल सकती हो ना। मैं अभी अपने फेस पर लेप लगाने जा रही थी। वैसे भी 2 दिन से मैंने कोई लेप नहीं लगाया। देखो मेरा कैसा रंग डल होता जा रहा है। बहू, तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या सिवाय अपने रंग को निखारने के लिए? करिश्मा बहू, अरे ओ करिश्मा बहू, कहाँ मर गई? जिंदा है या मर चुकी है? सीता की आवाज सुनकर करिश्मा फटाफट बाहर आती है और अपनी सास को गुस्से में देखते हुए उससे बोलती है। माँ जी, मैं तो बस फेस पैक लगा रही थी। अभी तक मैं जिंदा ही हूँ, पर आप इतनी नाराज क्यों हैं? अच्छा, तो तूने मुंह पे फेस पैक लगा लिया, इसका मतलब ये है कि अब तू भी घर से बाहर नहीं जा सकती। आखिर सुंदरता जो खराब हो जाएगी तुम्हारी। कह तो आप बिल्कुल सही रही माँ जी, इसलिए आप जो काम करवाना चाहती हैं वो काम शिल्पा से करवा लीजिए। हे भगवान, ना जाने कैसी बेशरम बहुएं मिली हैं मुझे। इनको जरा भी मेरा ख्याल नहीं है कि कैसे मैं अकेले सब कुछ करती रहती हूँ। जब भगवान मुझे उठा लेगा और मैं इनके पास नहीं रहूंगी, तब शायद इनको मेरी कीमत का एहसास होगा। कैसे एक गरीब सास कपड़े सिल सिल कर अपने तीनों बेटों के साथ साथ अपनी तीनों बहुओं का पेट पाल रही है। इतना बोलकर अब सीता अपनी तीसरी बहू शिल्पा के पास जाती है। वैसे तो शिल्पा को भी हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं वो काली ना हो जाए, पर शिल्पा अपनी सास का कहा कोई काम भी नहीं टालती थी। इसलिए जैसे ही सीता शिल्पा को कपड़े देती है, वैसे ही शिल्पा फटाफट उन कपड़ों को ले जाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। आंटी जी, ये रहे आपके कपड़े। आज आपके घर में शादी है ना, इसलिए माँ जी ने खुद ही भिजवा दिया। वैसे आंटी जी, आपकी बेटी ने ऐसा क्या फेस पे लगाया जो उसका रूप इतना ज्यादा निखर गया, पहले से और ज्यादा गोरी हो चुकी है? मुझे भी बताओ ना इसके पीछे का राज।
अरे शिल्पा बहू, ये तो शादी का निखार है। और वैसे भी मेरी बेटी हल्दी और चंदन का लेप लगाया करती थी, इसीलिए तो इसका रूप इतना ज्यादा खिल रहा है। तू भी लगा कर देखना एक बार, तेरा रूप भी निखर कर आएगा। फिर तू भी अपनी दोनों जेठानी से ज्यादा सुंदर दिखेगी। अब क्या था, जैसे ही शिल्पा को पता चलता है कि हल्दी और चंदन का लेप लगाने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी, वो घर पर जाकर फटाफट हल्दी और चंदन का लेप बनाती है। पर वो अपनी सुंदरता को और ज्यादा निखारने के लिए उसमें और भी बहुत सी चीजें डाल देती है और फटाफट उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। शिल्पा के मुंह पर ये फेस पैक देखकर करिश्मा और प्रीति शिल्पा से कहती है, शिल्पा, तुमने कौन सा फेस पैक लगाया है? दीदी, ये घरेलू नुस्खा है। इससे हम तीनों और ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। हम तीनों का रंग और ज्यादा निखर जाएगा और हम पहले से और भी ज्यादा गोरे हो जाएंगे। फिर देखना कि माँ जी कैसे हमारे गोरेपन से जलती है। और कपड़ों की सिलाई जिस स्पीड से करती है ना, मेरी मानो तो आप ये लेप अपने फेस पे लगा ही लो। शिल्पा की बातें सुनकर प्रीति और करिश्मा और ज्यादा गोरे और सुंदर होने की चाह में शिल्पा की कही बातें अनुसार वो अपने मुंह पर लेप लगा लेती हैं। जिसके बाद शिल्पा, प्रीति और करिश्मा जब अपने चेहरे से वो लेप हटाते हैं तो वो देखती हैं कि उनके चेहरे पर बड़े बड़े दाने हो गए हैं। ये देख करिश्मा शिल्पा पर चिल्लाते हुए उससे बोलती है, शिल्पा, क्या हो गया हमारे चेहरे को? हमने तुम्हारी बात मानकर ये फेस पैक लगाया, इस लेप के चलते हमारा चेहरा तो और ज्यादा खराब हो गया। हाँ शिल्पा, हमारा चेहरा तो और ज्यादा खराब हो गया है। इस तरह से अब तीनों बहू अपनी सास के पास जाती हैं और अपनी सास से बोलती हैं, मम्मी जी देखिए ना, मैंने हल्दी और चंदन का पेस्ट लगाया, लेकिन हमारे चेहरे पर ना जाने कैसे दाने हो चुके हैं। लोग कर लो अपनी मनमानी। अरे मेरी किसने सुनी है? अब भूख तो अपने किए की सजा है, पर मैं क्या करूं? तुम लोगों को ऐसे हाल में छोड़ भी नहीं सकती। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। सीता अब अपनी तीनों बहुओं को हॉस्पिटल ले जाती है और अब जब डॉक्टर सीता की तीनों बहुओं का चेकअप करता है तब डॉक्टर से उनको ये पता चलता है कि उनके चेहरे पर इन्फेक्शन हो गया है और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैल जाएगा। सीता के पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो अपना घर सिलाई करके चलाती थी, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। पर वो अपनी बहू को ऐसे हालत में भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो खुद से बोलती है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी तीनों बहुओं के चेहरे का इलाज करवा पाऊँ। इस हालत में इनको छोड़ भी नहीं सकती। आखिर उनके पास मेरे अलावा है ही कौन? इतना सोचकर सीता लोगों से कुछ पैसे उधार लेती है और अपनी तीनों बहुओं का इलाज करवाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और देखते ही देखते उन तीनों के चेहरे पर इन्फेक्शन कम होने लगता है। अपनी सास का इतना बड़ा दिल और ऐसा बर्ताव देख उन तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद उनकी सास उन तीनों को माफ भी कर देती है और इस तरह से वो चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। भले ही सीता गांव में रहा करती थी, पर फिर भी सीता ने अपने घर में नहाने के लिए बाथरूम बनवा रखा था ताकि उसके घर की कोई भी औरत या पुरुष बाहर खुले में नहाने ना जाए। सीता के दो बेटे थे, सुमित और अमित। सीता के दोनों ही बेटों की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए सीता ने गांव की ही दो बहुत सुंदर लड़की नेहा और काजल से अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी थी। अरे सीता बहन, सुना है कि तुम्हारी बहुएं बड़ी ही सुंदर हैं। कहाँ से लाई हो दोनों को? अरे मेरी दोनों बहू एक ही घर से हैं, दोनों बहनें हैं ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों बहनें देवरानी जेठानी बन गई हैं। अब तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। वैसे तुम्हारी बहू कहाँ है? हमने अब तक तुम्हारी बहू को नहीं देखा। अपनी बहू से मिलवाना नहीं चाहती क्या? अरे नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं अपनी दोनों बहुओं को बुला देती हूँ। अब सीता जैसे ही अपनी दोनों बहुओं को बुलाने के लिए कमरे में जाने लगती है, वो देखती है कि मेन दरवाजे से उसकी दोनों बहू हंसती हुई हाथों में गीले कपड़े लेकर आ रही है। ये देखकर सीता समझ जाती है कि उसकी दोनों ही बहुएं खुले में नहाने के लिए गई थी,
क्योंकि उस समय सीता की पड़ोसन घर पर ही थी। इसलिए सीता अपनी दोनों बहुओं से कुछ नहीं कहती और अपनी दोनों ही बहुओं को अपनी पड़ोसन से मिलवाती है। लो, आ गई मेरी दोनों बहुएं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहुएं भी खुले में नहाने गई थी, जैसे बाकी गांव की औरतें और लड़कियां जाती हैं ना। अरे बहू, तुम्हारी सास ने तो घर में ही बाथरूम बनवा रखा है, फिर भी तुम बाहर नहाने के लिए क्यों गई? आंटी जी, हमें दरअसल खुले में नहाने की आदत है। बचपन से ही हम खुले में नहाते आ रहे हैं, इसीलिए जब हमने आज सुबह हमारी मौसी जी और बुआ जी को नदी पर नहाते जाते हुए देखा तो हम भी उनके साथ चले गए। लो कर लो बात सीता बहन, तुम्हें घर में बाथरूम बनवाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी दोनों बहुओं को तो खुले में नहाने की आदत है। वैसे बहू, गांव की सारी औरतें सुबह सुबह नदी में नहाने जाती हैं। कल से तुम दोनों हमारी मंडली में शामिल हो जाना। इस तरह से गांव की औरतें नेहा और काजल को अपनी मंडली में शामिल होने का न्योता देकर चली जाती है। परंतु उन औरतों के जाने के बाद सीता अपनी दोनों बहुओं को फटकार लगाती है। अरे बहू, तुम दोनों के कमरों में बाथरूम बना हुआ है, फिर भी किससे पूछकर तुम दोनों बाहर खुले में नहाने के लिए गई? माँ जी, हम पहले बाथरूम में नहाने के लिए गए थे, पर वहाँ पर इतनी तरह के नल लगे हुए थे, हमें समझ नहीं आया कि हम कैसे नहाएं। फिर मेरी नज़र गांव की कुछ औरतों पर पड़ी जो भीड़ जमा करके खुले में नहाने जा रही थी। बस इसीलिए हम दोनों बहनें भी उन्हीं में शामिल हो गए। ठीक है, आगे से ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों को बाथरूम का मैं सब कुछ बता दूंगी। इस तरह से सीता उन दोनों को बाथरूम में ले जाकर शावर और बाकी चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में बताती है। पर फिर भी दोनों बहन के दिमाग में कुछ नहीं घुसता और वो अगली सुबह भी चुपकर खुले में नहाने के लिए चली जाती है। अरे बहनों, इनसे मिलो, ये हैं सीता की दोनों बहुएं, नेहा और काजल। अरे सीता बहन की तो दो बहुएं दोनों ही बड़ी सुंदर है, पर ये क्या इनकी दोनों बहुएं हमारी मंडली में खुले में क्यों नहा रही हैं? अरे इनके घर में तो इतना पानी है कि ये आराम से एक छोटे से कमरे में बैठकर नहा सकती है। अरे बहन, जो खुले में नहाया आया है वो भला बंद कमरे में कैसे नहाएगा? क्यों बहू, सही बोल रही हूँ ना? आप दोनों बिल्कुल सही कह रही है, पर ये बात हमारी सासू माँ को कौन समझाए? मुझे तो घुटन होती है और बाथरूम जाने में भी बहुत घिन आती है। उससे तो अच्छी हमारी नदी है, कितनी बड़ी है, आराम से जब तक दिल करे नहा लो। इस तरह से अब बहुत कम समय में काजल और नेहा गांव की सभी औरतों के साथ घुल मिल जाती है और हमेशा अपनी सास के उठने से पहले ही गांव की औरतों के साथ सुबह का स्नान करके घर आ जाती है। इस बात से अनजान सीता को अब भी यही लगता है कि उसकी दोनों ही बहू घर में नहा रही है। पर एक दिन सीता की आंख जल्दी खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी दोनों बहुएं अपना कपड़ा लेकर गांव की औरतों के साथ नदी पर जा रही है। मेरे मना करने के बाद भी ये दोनों गांव की औरतों के साथ खुले में नहाने जा रही हैं। इनको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। लगता है कि शर्म लिहाज दोनों ने घोल कर पी लिया है। आने दो, इन दोनों को नहाकर आने दो। इन दोनों की अच्छे से क्लास लूंगी आज। अब सीता अपनी दोनों बहुओं के घर आने का इंतजार करती है। जैसे उसकी दोनों बहू घर आती है, सीता अपनी दोनों ही बहुओं की क्लास लेती है। तुम दोनों किससे पूछकर खुले में नहाने के लिए गई थी? वो माँ जी। अब तुम दोनों का कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। तुम दोनों को पता है कि बाथरूम में कैसे नहाना है, फिर भी तुम दोनों खुले में नहाने के लिए गई। आखिर किससे पूछा और क्यों गई तुम दोनों? मना किया था ना मैंने जाने के लिए, लेकिन फिर भी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम खुले में नहीं नहाएंगे। मैं तुम दोनों को आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। मेरे लिए मेरे घर की इज्जत सबसे बड़ी है। अगर तुम दोनों की वजह से किसी ने मुझ पर उंगली उठाई या फिर मुझे तुम दोनों की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई तो मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके फेंक दूंगी। फिर नहाती रहना अपने मायके में खुले में यहाँ वहाँ। बेशर्मी की हद होती है। तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी है। सीता का गुस्सा देखकर दोनों बहन कुछ दिनों तक खुले में नहाने के लिए नहीं जाती। पर जब घर का माहौल पहले की तरह शांत हो जाता है तो एक बार फिर दोनों बहन खुले में नहाने के लिए चली जाती है। और इस बार गांव की एक औरत सीता को उसकी बहुओं को सच बता देती है। सीता बहन, लगता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहू अभी खुले में ही नहाती है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक आदमी तुम्हारी दोनों बहुओं को बड़ी ही गंदी नजरों से देख रहा था। मुझे तो डर है जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ कहीं वही तुम्हारी बहू के साथ न हो जाए।
उस औरत की बात सुनकर सीता की रूह कांप जाती है और वो घर जाकर रोती हुई अपनी दोनों बहुओं से विनती करती है। अगर तुम दोनों चाहती हो कि घर में शांति बनी रहे तो मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। विनती करती हूँ कि बेशर्मी दिखाना बंद करो, खुले में नहाना बंद कर दो बहू। और आज तुम दोनों को किसी आदमी ने नहाते हुए देखा है और तुम्हारी वीडियो बनाई है। कल को ना जाने कितने लोग तुम्हें खुले में नहाते हुए देखेंगे। जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी हो। इसीलिए मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, घर में जो बाथरूम बना हुआ है उसमें नहाओ। माँ जी, आपकी बेटी भी थी, क्या हुआ उनके साथ? हाँ, बाकी औरतों की तरह मेरे घर में भी बाथरूम नहीं था पहले। तुम्हारी ही तरह मेरी बेटी भी खुले में नहाने जाती थी। एक दिन एक बदमाश लड़का उसकी नहाते हुए वीडियो बना ली और उसे इंटरनेट पे वायरल कर दी। मेरी बेटी ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। इसीलिए बहू मैं तुम दोनों से बार बार विनती करती हूँ कि तुम दोनों खुले में मत नहाओ, घर में नहाओ। घर में बाथरूम बना हुआ है, उसके बावजूद तुम दोनों ये काम करती रहती हो। अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। सारा सच जानने के बाद नेहा और काजल भी खुले में नहाना बंद कर देती है और अपनी सास की सारी बात मानने लगती है। जिसके बाद गांव की बाकी औरतें भी धीरे धीरे करके अपने घरों में बाथरूम बनवा लेती है। जिसके बाद गांव की कोई भी लड़की और औरत खुले में नहाने के लिए नहीं जाती। संजय एक ट्रेन ड्राइवर था। ठंड के मौसम में वो रात 2 बजे अपनी ट्रेन लेकर केरला की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक रेड सिग्नल हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। संजय अपने साथी विनय के साथ खूब सारी बातें कर रहा होता है। विनय जो कि कल ही रेलवे में ज्वाइन हुआ होता है। विनय और संजय की खूब बन जाती है और दोनों आपस में खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ट्रेन को रुके हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। संजय को गुस्सा आता है और वो ट्रेन से नीचे उतरता है और वहां खड़े कुछ कर्मचारियों से कहता है, अरे कब से रेड सिग्नल हो रखा है, कितना टाइम लगेगा इस ट्रैक को ठीक करने में? जब ठीक हो जाएगा अपने आप ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। आप जाकर ट्रेन में बैठ जाइए। आपको अपने घर जाना है तो हमें भी अपने घर जाना है, हमारी भी फैमिली है। ओके, थोड़ा जल्दी करिए, ठंड में बहुत हालत खराब हो रही है। हालत तो हमारी भी खराब हो रही है। हम भी तो इतनी ठंड में रात 2 बजे यहाँ ट्रैक पर काम कर रहे हैं। आप तो अंदर बैठे अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ? हमें सब पता है सर। मुझे ये भी पता है कि आपका नाम संजय है। आप चुपचाप ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। बड़े अजीब हो यार, तुम्हें मेरा नाम भी पता है। ये भी पता होगा कि अंदर जो बैठा है उसका नाम क्या है? हाँ, अंदर जो बैठा है वो विनय है और वो कल ही रेलवे में ज्वाइन हुआ है। मुझे सब पता है सर। इतनी जानकारी कहाँ से आ गई तुम्हारे पास? अगर आप ये सब जानने लग गए ना तो शायद आप इस दुनिया में ना रहो। कितने बदतमीज हो तुम, जल्दी काम करो। संजय ट्रेन में आ जाता है। ट्रेन में आने के बाद वो विनय को कर्मचारी की सारी बातें बताता है। विनय हंसते हुए कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम बहुत ज्यादा ही फेमस हो, इस वजह से तुम्हारी सारी जानकारी हो उसके पास। अब भाई, मैं बहुत सिंपल सादा आदमी हूँ, इतना फेमस भी नहीं हूँ कि मेरे बारे में कर्मचारी को भी पता हो। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ, सोच रहा हूँ ट्रेन रुकी है तो बाहर ही चला जाऊँ। हाँ ठीक है। विनय बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद संजय ट्रेन में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। तभी ट्रेन में एक लड़की घुस जाती है। लड़की दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। संजय उस लड़की को देख कर कहता है, अरे मैडम, आप कौन हैं और इस ट्रेन में कैसे? वो असल में क्या है ना कि मैंने कभी भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया और ये ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई थी, इसीलिए मैं ट्रेन में आ गई। सो इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ सकती हूँ? देखो मैडम, ये सब तो ठीक नहीं है। आप जहाँ से आई हैं वहाँ चली जाइए। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ तो मैं तुमको भी लेकर जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप ट्रेन को चलाना शुरू करो। बहुत देर से ग्रीन सिग्नल है और आप ट्रेन को रोक कर खड़े हैं। मुझे अगले स्टेशन पर ही रुकना है, आप मुझे बता देना। ग्रीन सिग्नल? अचानक कैसे? और मैं अपने दोस्त के बिना नहीं जा सकता। आपको वेट करना है तो करो, वरना मत करो। आपका दोस्त तो कब से आपके पीछे खड़ा है?
संजय जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि विनय एक चुड़ैल में बदल जाता है और सामने बैठी लड़की वो भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। उन दोनों को देखकर संजय की हालत खराब हो जाती है और वो ट्रेन से ही किसी तरह से उतर जाता है और भागता भागता एक स्टेशन पर आ जाता है और वहां थक हार के बैठ जाता है कि तभी वो दोनों चुड़ैल संजय के आगे पीछे खड़ी हो जाती है और संजय चुड़ैलों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, मुझे बख्श दो। लेकिन वो चुड़ैलें इतनी ज्यादा कठोर दिल होती हैं कि वो एक निर्दोष को जान से मारकर उसी रेलवे ट्रैक पर फेंक देती हैं और कुछ समय बाद उस रेलवे ट्रैक को भूतिया रेलवे ट्रैक कहकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।